हेलो स्टूडेंट, आज हम CHO के लिए नया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए। और ये टॉपिक का नाम है डायबिटीज़ मेलाइटस, जिससे प्रीवियस एग्ज़ाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। और अब की बार जो CHO की एग्ज़ाम है उसमें भी आपको डायबिटीज़ मेलाइटस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। तो डायबिटीज़ मेलाइटस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर पर्सन्स की बॉडी के अंदर इंसुलिन है वो प्रॉपर रूप से फंक्शन नहीं करता है। और जब इंसुलिन फंक्शन नहीं करता तो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं होता, और ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं होता तो हमको एनर्जी नहीं मिलती। आपको पता है कि हमारी बॉडी में प्राइमरी एनर्जी का सोर्सेज क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट प्राइमरी एनर्जी का सोर्सेज है। और ये किसके प्रेजेंस में काम करता है? इंसुलिन की प्रेजेंस में काम करता है। यदि इंसुलिन है वो अल्टर्ड होती है, डिक्रीज होती है या एब्सेंट होती है तो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं होता। कंडीशन कौन सी आ जाती है? डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन आती है। तो देखो यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, और इंट्रोडक्शन में हम बहुत कुछ आपको सिखाने वाले। देखो, पहला है कि किसी पर्सन है वो हेल्दी पर्सन है, हेल्दी वाला पर्सन है। उस हेल्दी वाले पर्सन्स के अंदर ये ग्लैंड है जिसको पेनक्रियाटिक ग्लैंड बोलते हैं। कौन सी ग्लैंड है? पेनक्रियाज है। और पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज कहाँ पे देखने को मिलता है आपको? यानी कि ये आपका कौन सा पार्ट है? डुडियनम पार्ट है। इस डुडियनम के फ्रंट में एक ग्लैंड देखने को मिलती है जिसको कौन सी ग्लैंड बोलते हैं? पेनक्रियाज। ये पेनक्रियाज है। इस पेनक्रियाज का ये पार्ट है, इसको बोलेंगे हम टेल। ये लंबी है, इसको बोलेंगे बॉडी। और ये पार्ट को क्या बोलेंगे? हेड। तीन पार्ट होते हैं पेनक्रियाज के, टेल, बॉडी और हेड। टेल, बॉडी और हेड। अब देखो, ये जो टेल वाला पार्ट है, यहां से सबसे ज्यादा क्या निकलती है? इंसुलिन निकलती है। यानी इंसुलिन का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा पेनक्रियाज के कौन से पार्ट से होता है? कौन से पार्ट से होता है? तो बहुत इजी सी बता देना, क्या है? टेल वाले पार्ट से। क्यों? क्योंकि टेल वाले पार्ट में सबसे ज्यादा बीटा सेल पाई जाती है। सबसे ज्यादा कौन सी सेल पाई जाती है स्टूडेंट? बीटा सेल पाई जाती है। और आपको पता है कि इंसुलिन का सिक्रेशन कौन सी सेल से होता है? पेनक्रियाज की बीटा सेल से होता है। पेनक्रियाज की बीटा सेल से इंसुलिन का सिक्रेशन होता है। और बीटा सेल सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? तो बताएंगे टेल के अंदर। किसके अंदर? टेल में। पेनक्रियाज की पूंछ में सबसे ज्यादा बीटा सेल पाई जाती है। और ये जो इंसुलिन है ये एंडोक्राइन हार्मोन्स, पेनक्रियाज का सबसे ज्यादा पाए जाने वाला हार्मोन्स है जो पेनक्रियाज सिक्रीट करता है। और पेनक्रियाज से जब सिक्रीट होता है, कब होता है? जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज आता है। यानी हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद में कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट क्या होगा? लास्ट प्रोडक्ट ग्लूकोज होगा। ग्लूकोज जैसे ही ब्लड के अंदर जाएगा, पेनक्रियाज वाली ग्लैंड क्या हो जाएगी स्टूडेंट? स्टिमुलेट हो जाएगी। और स्टिमुलेट होके किसका सिक्रेशन करेगी? इंसुलिन का सिक्रेशन करेगी। और इंसुलिन है वो इंसुलिन रिसेप्टर पे जाके जुड़ जाएगा। और जैसे इंसुलिन रिसेप्टर पे जुड़ेगा तो सेल के पोर ओपन हो जाएंगे। और जो ब्लड में ग्लूकोज था वो सेल के अंदर चला जाएगा। सेल को अंदर जाके सेल को एनर्जी देगा, और पर्सन्स के फंक्शन है वो प्रॉपर रूप से डेवलप हो जाएंगे। ये नॉर्मल प्रोसेस होती है। यस, तो यहां से दो क्वेश्चन बनने वाले हैं कि इंसुलिन कौन सी सेल से सीक्रेट होती है? तो इंसुलिन है बीटा सेल से सीक्रेट होती है। देखो, बेसिकली दो बात और बता दें कि बीटा सेल के अलावा और सेल होती है दो, जिसको एक को क्या बोलते हैं? अल्फा सेल। एक होती है अल्फा सेल, एक होती है डेल्टा सेल। ठीक है, हमारी पेनक्रियाज में तीन टाइप की सेल होती हैं स्टूडेंट। ये एनाटॉमिकल है, बेसिक एनाटॉमिक के है, और इससे बेसिक क्वेश्चन आएंगे आपको। तो बीटा सेल से इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है, अल्फा सेल से ग्लूकागोन का सिक्रेशन होता है, और डेल्टा सेल से सोमेटोस्टेटिन का
प्रोडक्शन होता है। ठीक है, 3 सेल, तीनों का अलग अलग काम होता है। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल को कम करता है। ग्लूकागोन क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। और सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, ये दोनों के लेवल को मेंटेन करता है, दोनों के लेवल को मेंटेन करता है। तो यहाँ पे 3 सेल होती हैं। इसके अलावा एक पेनक्रियाट की प्रोटोलाइटिक सेल्स भी होती हैं, उनकी भी हम आगे बात करेंगे। तो 3 टाइप की सेल्स होती हैं। सबसे ज़्यादा एंडोक्राइन हार्मोन सीक्रेट करने वाली ग्लैंड बीटा सेल्स जो इंसुलिन का फॉर्मेशन करती है। यहाँ पे बातें क्लियर हो गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। कंडीशन अबनॉर्मल और टाइफस डायबिटीज मेलाइटस। टाइफस डायबिटीज मेलाइटस, इसके अंदर क्या होगा, पेनक्रियाज फेलियर टू प्रोड्यूस इंसुलिन। पेनक्रियाज फेलियर टू प्रोड्यूस इंसुलिन, पहली बार हमारी पेनक्रियाज की बीटा सेल इंसुलिन बनाने में फेल हो जाती हैं, इंसुलिन बनाने में सफल नहीं होती है। तो इंसुलिन नहीं बनेगा, इंसुलिन नहीं बनेगा तो हमारे ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, लेकिन सेल के अंदर ले जाने के लिए यहाँ पे किसकी जरूरत होगी आपको, यहाँ पे आपको इंसुलिन की जरूरत होगी। लेकिन इंसुलिन तो पेनक्रियाज बना ही नहीं रहा है, तो उसको कौन सी डायबिटीज बोलेंगे, टाइफस डायबिटीज मेलाइटस। देखो, टाइफस डायबिटीज मेलाइटिस में बिल्कुल भी इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। क्या बोला जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। यानी इस पे पर्सन इंसुलिन पे डिपेंड रहता है। पेनक्रियाज 1% भी इंसुलिन का क्या नहीं करता, यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि पेनक्रियाज की बीटा सेल का डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, पेनक्रियाज की बीटा सेल का डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा, टाइफस डायबिटीज मेलाइटस इज आल्सो नोन एज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस सबसे ज्यादा चिल्ड्रंस के अंदर होती है, सबसे ज्यादा चिल्ड्रंस के अंदर होती है। ऑटो इम्यून फैक्टर है, ऑटो इम्यून फैक्टर के कारण सबसे ज्यादा ये बच्चों में देखने को मिलती है। बिल्कुल इंसुलिन नहीं बनेगा, ग्लूकोज का बिल्कुल यूटिलाइजेशन नहीं होगा और ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, हाइपरग्लाइसीमिया। इस कंडीशन को एब्सोल्यूट डायबिटिक मेलाइटिस बोलते हैं, एब्सोल्यूट डायबिटिक मेलाइटिस बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट, आगे चलो। सेकंड है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में क्या हो रहा है कि पेनक्रियाज से इंसुलिन का फॉर्मेशन तो होता है, पेनक्रियाज से इंसुलिन, पेनक्रियाज की बीटा सेल से इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है, इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है और एडिक्वेट या सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है। जैसे ग्लूकोज ब्लड में जाएगा, जैसे ब्लड में ग्लूकोज आएगा, ये इंसुलिन रिसेप्टर को एक्टिवेट करने में, इंसुलिन का फॉर्मेशन तो हो रहा है लेकिन इंसुलिन रिसेप्टर को एक्टिवेट करने में सक्षम नहीं होता है, क्योंकि सेल फेल टू रिस्पॉन्स टू इंसुलिन प्रॉपरली। सेल इंसुलिन के जो एक्शन है उससे प्रॉपर रूप से रिस्पॉन्स नहीं ले पाती है, यानी इंसुलिन की रेजिस्टेंस आ जाती है स्टूडेंट। यानी इंसुलिन बन तो रहा है प्रॉपर रूप से, लेकिन इंसुलिन के अंदर इतना पावर नहीं है कि वो इंसुलिन जाकर इंसुलिन रिसेप्टर को एक्टिवेट कर सके, इतना पावर नहीं होता। तो ये इसमें इंसुलिन बनता है जबकि इसमें इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बनता। दोनों में ये डिफरेंस है कि पहली वाली कंडीशन में इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा तो बिल्कुल ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट का यूटिलाइजेशन नहीं होगा, प्रोटीन का यूटिलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन सेकेंड टाइप डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर, सेकेंड टाइप डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर इंसुलिन बनता है, ओनली कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नहीं होता और प्रोटीन और फैट का मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, इसलिए इस प्रकार की डायबिटीज मेलाइटिस को बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। क्या बोला जाता है इसको, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। ये एब्सोल्यूट थी, ये रिलेटिव है, ये रिलेटिव टाइप की डायबिटीज मेलाइटिस होती है स्टूडेंट।
रिलेटिव टाइप की डायबिटीज मेलाइटिस होती है। तो यहाँ से आपको जो CHO के अंदर क्वेश्चन आएंगे वो ये क्वेश्चन आने वाले हैं कि सबसे ज़्यादा इंसुलिन का फॉर्मेशन पेनक्रियाज के कौन से पार्ट से होता है, तो टेल वाले पार्ट से होता है पहला। दूसरा, इंसुलिन का जो फॉर्मेशन होता है वो कौन सी सेल से होता है, तो बीटा सेल से होता है, बीटा सेल से होता है। इसके अलावा दो और भी बता देंगे कि अल्फा से ग्लूकागोन होता है और डेल्टा से सोमेटोस्टेटिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसके अलावा एब्सोल्यूट डायबिटीज मेलाइटिस टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटिस होती है, चिल्ड्रंस में टाइप फर्स्ट होती है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस टाइप फर्स्ट होती है और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस टाइप सेकंड होती है। सेकंड डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर इंसुलिन का फॉर्मेशन तो होता है लेकिन उसका एक्शन होता है वो यहाँ पे प्रॉपर रूप से डेवलप नहीं हो पाता स्टूडेंट। तो ये कंडीशन को यहाँ पे थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है, आगे हम और ज़्यादा MCQ के साथ इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ द मोस्ट कॉमन विच कंडीशन, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिजीज। ये मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन की मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की कंडीशन है। इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड से इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं होता, तो मेटाबॉलिक कंडीशन है और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की कंडीशन है एंडोक्राइन की मोस्ट कॉमन। तो ये आपको इंसुलिन की कमी के कारण देखने को मिलता है। देखो लिखा क्या है, क्रोनिक डिसऑर्डर ऑफ इम्पेयर्ड कार्बोहाइड्रेट, लंबे समय से ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं होता है और मेटाबॉलिज्म यदि है तो भी वो इंपेयर्ड रूप से देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रोटीन का, लिपिड्स का, फैट का मेटाबॉलिज्म कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। तो इसमें लंबे समय से कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का यूटिलाइजेशन, उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, तो इस प्रकार की कंडीशन को क्या बोलते हैं, डायबिटीज मेलाइटिस बोलते हैं। क्लियर। तो यहां से एक क्वेश्चन और बनेगा कि डायबिटिक मेलाइटिस किस टाइप का डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक टाइप का डिसऑर्डर है। क्लियर, ओके। अब आगे देखो, एब्सोल्यूट और रिलेटिव डेफिशिएंसी, दो टाइप पढ़े थे, एक तो एब्सोल्यूट कंडीशन थी, एक रिलेटिव कंडीशन थी जो हमने पहले देखा था। ऑफ इंसुलिन रिजल्ट इन द हाइपरग्लाइसीमिया, दोनों के अंदर ही ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, चाहे एब्सोल्यूट टाइप का हो चाहे रिलेटिव टाइप का हो। एब्सोल्यूट टाइप फर्स्ट था, रिलेटिव टाइप सेकंड था, दोनों के अंदर ही ग्लूकोज का क्या नहीं हो रहा है, मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है। और कंडीशन में मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा तो ग्लूकोज ब्लड में बढ़ता जाएगा। कंडीशन कौन सी आ जाएगी स्टूडेंट, हाइपरग्लाइसीमिया। क्लियर है। आगे देखो, टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटिस, इससे भी हम MCQ निकाल के रखेंगे आपके सामने। टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटिस को क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटिस, यानी कि स्टार्टिंग के अंदर स्टार्ट होती है, सडन स्टार्ट होती है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं होता। तो बिल्कुल इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो सडन होगा, ग्लूकोज का लेवल सडन बढ़ेगा, हाइपरग्लाइसीमिया होगी, तो ऑनसेट होगा, ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटिस बोल सकते हैं। इसको ब्रेटल डायबिटीज मेलाइटिस भी बोल रहा है। ब्रेटल टाइप की डायबिटीज मेलाइटिस किसको बोला जाता है स्टूडेंट, टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटिस को बोलते हैं। जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटिस, यस क्वेश्चन बनता है, जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटिस कौन सी होती है, टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटिस को क्या बोलते हैं, जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटिस बोलते हैं स्टूडेंट। जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटिस और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस जो हमने पहले बात कर ली थी, तो टाइप फर्स्ट के क्या क्या नाम हो गए, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, एब्सोल्यूट डायबिटीज मेलाइटिस, जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटिस, ब्रेटल टाइप की डायबिटीज मेलाइटिस, ऑनसेट टाइप की डायबिटीज मेलाइटिस, सभी एक ही है, टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटिस। टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटिस इज द एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, इसमें बिल्कुल इंसुलिन नहीं बनता है। और यह क्वेश्चन भी आता है कि बच्चों के अंदर तो होती है लेकिन कितने परसेंट होती है, अप्रोक्सीमेटली 5 to 10% डायबिटीज टाइप फर्स्ट होता है। और ये बच्चों के अंदर या यंगर चिल्ड्रंस के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। एक इमेज से हम आपको और इजी तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो इसमें क्या है, ये जो पेनक्रियाज है, इस पेनक्रियाज की जो बीटा सेल्स हैं, ये बीटा सेल्स क्या होगी स्टूडेंट, ये डिस्ट्रॉय हो गई। जब सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है तो किसका फॉर्मेशन नहीं होगा,
इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं होगा, और इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ये जो आपको यहाँ पे रिसेप्टर दिख रहे हैं, इंसुलिन है ये रिसेप्टर हैं, ये रिसेप्टर इंसुलिन की प्रेजेंस में एक्टिवेट होते तब ये पोर ओपन होते और ग्लूकोज किधर चले जाते, सेल के अंदर चले जाते। लेकिन वह क्या, इंसुलिन बना ही नहीं, इंसुलिन नहीं बना तो रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं हुए, रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं तो ग्लूकोज ब्लड के अंदर ही रह गया, ब्लड सेल ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं गया है, ठीक है। इस कारण से सेल में एनर्जी नहीं बनेगी, एनर्जी के लिए ग्लूकोज चाहिए, वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ता जाएगा, सेल वापिस हंगर रहेंगी, सेल फिर भी भूखी रहेंगी क्योंकि सेल में तो ग्लूकोज गया ही नहीं, ये जानो। हाँ, तो इस प्रकार से ये टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस में सेल का डिस्ट्रैक्शन होता है, और मोस्ट कॉमन कारण होता है ऑटो इम्यून। मोस्ट कॉमन कारण क्या होता है स्टूडेंट इसका, ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून यानी हमारी बॉडी की एंटीबॉडी क्या करती है, नॉर्मल सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है। इस प्रकार की कंडीशन को बोलते हैं ऑटो इम्यून टाइप की कंडीशंस। तो इसका मोस्ट कॉमन कारण क्या हो गया, ऑटो इम्यून। पहली कंडीशन आपको समझ में आई होगी। चलो हम आगे इसी से रिलेटेड और बातें देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखो ये हमने कुछ और ज़्यादा थोड़ा डीपली देखा है, और इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी देखा कि बीटा सेल है, इस बीटा सेल से नॉर्मल इन अडल्ट डेली इंसुलिन का प्रोडक्शन। भाई हमने देखा कि पेनक्रियाज की बीटा सेल से क्या होता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है, लेकिन कितना होता है, क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि इंसुलिन का प्रोडक्शन कितना होता है, तो 40 से 50 यूनिट पर डे के हिसाब से क्या होता है, ये इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है। यानी एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन्स के अंदर 40 से 50 यूनिट पर डे के हिसाब से क्या होता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है। यस, यदि इसको केजी के अंदर कन्वर्ट करें तो केजी में भी बोल सकते हैं कि 0.6 यूनिट पर केजी, 0.6 यूनिट पर केजी के हिसाब से इंसुलिन का डेली प्रोडक्शन होता है स्टूडेंट। तो दोनों क्वेश्चन कैसे भी घूम के आ जाओ हम इजीली बता देने वाले। क्लियर। आगे देखो नॉर्मल लेवल ऑफ इंसुलिन, देखो दोनों में डिफरेंस है, ये प्रोडक्शन की बात हुई है, ये नॉर्मल लेवल की बात हुई है, नॉर्मल लेवल की बात हुई है। और वो भी कब, दो कंडीशन पढ़ेंगे, वो भी जब पर्सन फास्टिंग, जब पर्सन भूखा होता है, जब खाना नहीं खाया है, उस टाइम पे इसका लेवल कितना माना जाएगा, बिलो 25 ml पर यूनिट पर लीटर, 25 से कम ml पर यूनिट पर लीटर, ठीक है। इस हिसाब से देखने को मिलेगा, क्योंकि फास्टिंग किया है, पर्सन भूखा है तो खाना नहीं खाया तो इसका यहाँ पे एक्शन नहीं है, और एक्शन नहीं है तो इसका सिक्रेशन कमी देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही पर्सन ने खाना खाया और तो इसका लेवल तुरंत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी खाना खाने के 30 मिनट बाद में ग्लूकोज जैसे एडमिनिस्टर हुआ, इंसुलिन लेवल कितना चला गया, 32 to 30 ml यूनिट पर लीटर के हिसाब से इतना बढ़ गया। यानी कि जैसे ही हमने खाना खाया, आधे घंटे के बाद में खाना स्टोमक से जैसे आगे की तरफ पास आउट हुआ, पेनक्रियाज की बीटा सेल ने इंसुलिन का सिक्रेशन कर देगा, और वहाँ पे सिक्रेशन आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा स्टूडेंट, 30 से 230 ml यूनिट पर लीटर इतना लेवल। और जैसे जैसे टाइम बीता जाएगा, 2 घंटे, 1 घंटे, और इस 1 घंटे के बाद में 2 घंटे, तो फिर इंसुलिन का लेवल वापस धीरे धीरे कम होने लग जाएगा, क्योंकि उसका एक्शन वहाँ पे हो गया, तो फिर वहाँ पे कोई काम नहीं है, तो फिर धीरे धीरे वापस कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेंगे वो ये बनेंगे, डेली प्रोडक्शन, नॉर्मल लेवल, खाना खाने के बाद का लेवल, तीनों लेवल बता देने, 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो डेली प्रोडक्शन 40 to 50 यूनिट पर डे के हिसाब से होता है। यदि केजी की बात करें तो 0.6 यूनिट पर केजी के हिसाब से डेली प्रोडक्शन होता है। नॉर्मल लेवल की बात करें तो फास्टिंग में बिलो 25 होता है, ml यूनिट पर लीटर होता है। 30 मिनट के बाद में ये 30 to 230 ml यूनिट पर लीटर के हिसाब से, ठीक है। तो ये आप इजीली बता देंगे। ये CHO के अलावा आपको एम्स के अंदर भी क्वेश्चन मिलते हैं इस प्रकार से। यस, आगे बात करें कि टाइप फेस्ट का ही बात कर रही, टाइप फेस्ट के कॉजेज क्या है, कॉजेज ऑफ टाइप फेस्ट। तो हमने पहला पढ़ लिया था कि ऑटो इम्यून फैक्टर है,
ऑटो इम्यून है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रही है, हमारी बॉडी की जो नॉर्मल एंटीबॉडी है वो नॉर्मल सेल्स को किल कर रही है। तो नॉर्मल सेल्स कौन सी किल हो रही है, यहाँ पे बीटा सेल्स हो रही हैं और बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो रही है, तो कौन सी डायबिटीज आ रही है, टाइप फर्स्ट डायबिटीज। इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं, यदि पर्सन काफ़ी लंबे समय से रेडिएशन के एक्सपोज में होता है और रेडिएशन के एक्सपोज में हमारी नॉर्मल सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है, तब भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। और कुछ क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज होती है, जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं, तो जेनेटिक प्रॉब्लम में भी स्टार्टिंग के अंदर आपको डायबिटीज टाइप फर्स्ट देखने को मिलता है। ये तीनों कारण हैं टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटिस के। यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनने वाला है कि टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटिस का कॉम्प्लिकेशन क्या है स्टूडेंट। कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटिस। टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटिस का कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जब भी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की बात आए तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का मतलब है कि कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन होता है। कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन डायबिटीज में होता है, तो इस कंडीशन को क्या बोला, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। देखो सिंपल सी बात है कि इंसुलिन बन नहीं रहा था, ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था, अब हमारे शरीर को एनर्जी तो चाहिए। यदि वो ग्लूकोज प्राइमरी सोर्सेज था वो नहीं है तो फिर सेकेंडरी सोर्सेज को लेके आ जाओ। सेकेंडरी सोर्सेज क्या थे, फैट था। फैट क्या करेगा, अब एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो अब की बार फैट क्या होगा, फैट का ब्रेकडाउन होगा स्टूडेंट। और फैट जब ब्रेकडाउन होता है तो किस में टूटता है, फैटी एसिड में टूटेगा। फैटी एसिड के अंदर और गिल्सरोल के अंदर ये टूट के लीवर क्या करेगा, फैटी एसिड और गिल्सरोल से कीटोन बना देगा। और कीटोन है वो धीरे धीरे हमारे शरीर में बढ़ते जाएंगे और कीटोएसिडोसिस हो जाएगा। क्योंकि कीटोन क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, पीएच को धीरे धीरे कम लेके आ जाते हैं और कंडीशन मेटाबॉलिक एसिडोसिस। डायबिटीज की कंडीशन में पीएच क्या होती है, कम होती है। कौन सी कंडीशन आती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो इसमें ये लिखा है कि ग्लूकोज इज अनअवेलेबल फॉर सेलुलर मेटाबॉलिज्म। सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए ग्लूकोज क्या नहीं है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो फैट ब्रेक डाउन इनटू फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। फैट किस में टूट गया, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट गया। फिर लीवर क्या करेगा, हमारा ये फैट सेल है, कन्वर्ट बाय द लीवर किस में कन्वर्ट कर देगा इसको, कीटोन बॉडीज के अंदर। और कीटोन बॉडीज होती है वो नेचर में क्या होती है, एसिडिक होती है, पीएच को कम लेके आ जाएंगी। कंडीशन कौन सी आ जाएगी, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ये हमने पहले पढ़ लिया। इसके बारे में हम कॉम्प्लिकेशन में और ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पे हम इतनी चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनेगा कि टाइप फर्स्ट का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, तो बोलेंगे क्या, यस डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। टाइप फर्स्ट का मोस्ट कॉमन कारण क्या, ऑटो इम्यून। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन है, बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन बनने वाले हैं और इजी तरीके से हम आंसर देने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, इसको अडल्ट डायबिटीज मेलाइटिस भी बोलते हैं। ठीक है, कि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस अडल्ट के अंदर होती है और इसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि पर्सन इसमें इंसुलिन पे डिपेंड नहीं रहता है। फर्स्ट वाले में इंसुलिन देना पड़ता है, लेकिन सेकंड वाले के अंदर हम मेडिसिन से भी इसको क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं इसको मेडिसिन से भी, है ना। तो पहले वाले में तो मेडिसिन से सही नहीं किया जा सकता, लेकिन सेकंड वाले को हम मेडिसिन दे के भी कंडीशन को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। तो इट इज ए रिलेटिव लेक ऑफ इंसुलिन एंड रेजिस्टेंस टू द एक्शन ऑफ इंसुलिन। इसमें इंसुलिन है वो बनती है, कई बार कम बनती है, और बनती है तो उसका रेजिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है। रेजिस्टेंस कम हो गया, इंसुलिन का रेजिस्टेंस है वो डेवलप होने के कारण उसके एक्शन कम हो जाएंगे, तो वो कंडीशन कौन सी आएगी, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। तो देखो बहुत इजी है, अडल्ट में होने वाली डायबिटीज तो हम बोलेंगे टाइप 2। इंसुलिन नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2। रिलेटिव टाइप की डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2 होती है। ठीक है, अडल्ट के अंदर होती है, और अडल्ट के अंदर होने के कारण है वो भी है, कारण भी बताएंगे, लेकिन इंसुलिन इज सफिशिएंट टू स्टेबलाइज फैट और प्रोटीन। यानी कि इंसुलिन है वो सफिशिएंट स्टेबलाइज कर सकती है, उनको मेटाबोलाइज कर सकती है फैट और प्रोटीन को, बट कार्बोहाइड्रेट को मेटाबॉलिज्म नहीं करती है।
ठीक है, पहली वाले में दूसरे वाले में डिफरेंस समझ में आ रहा है कि पहली वाले में तो बिल्कुल भी ये एक्शन नहीं कर रही थी, लेकिन दूसरी वाले में फैट और प्रोटीन को तो मेटाबॉलिज्म कर रही है, लेकिन किसको नहीं कर रही है, कार्बोहाइड्रेट को नहीं कर रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनने वाला है वो है 101% मिलने वाला आपको CHO के अंदर कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज होता है स्टूडेंट। टाइप 2 डायबिटीज 90 to 95% है वो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होता है। तो सबसे ज्यादा डायबिटीज मेलाइटस कौन सा, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, जो अडल्ट के अंदर देखने को मिलता है। अच्छा, इसके होने के कारण क्या है, होने के कारण क्या है, एक तो पर्सन में ओबेसिटी है, पर्सन में ओबेसिटी है, यानी इसका जो क्वेश्चन आया हुआ है वो एम्स के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि कार्डिनल रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटीज मेलाइटस, कार्डिनल रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटीज मेलाइटस, यानी जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होती है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होती है वो सबसे ज्यादा ओबेसिटी में देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन पूछे कि कार्डिनल रिस्क फैक्टर ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, 2 टाइप की डायबिटीज मेलाइटस का कार्डिनल रिस्क फैक्टर क्या होगा, ओबेसिटी। ये क्वेश्चन बना हुआ है और आगे की एग्जाम में भी आपको मिलने वाला है स्टूडेंट, तो ये ध्यान देना आपको यहाँ पे। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, यानी प्रीवियस कोई किसी फैमिली के मेंबर में डायबिटीज की कंडीशन है तो अदर फैमिली के पर्सन्स में भी ये होने के चांस रहते हैं। ठीक है, तो फैमिली हिस्ट्री से कंडीशन देखने को मिलेगी। इसके अलावा इंसुलिन का रेजिस्टेंस, यानी कि इंसुलिन है वो प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन एक्शन नहीं हो रहा उसका, है ना, तो इंसुलिन की रेजिस्टेंस में भी 2 देखने को मिलेगा। फैमिली हिस्ट्री है तो भी 2 देखने को मिलेगा, और ओबेसिटी है तो ओबेसिटी तो मोस्ट कॉमन कार्डिनल है, तो फिर सेकेंड टाइप का आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे डायबिटीज मेलाइटस देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस थी, ये टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस थी। यहाँ पे आपको डायग्राम से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे। देखो पर्सन के ये क्या है, पेनक्रियाज है, एक पर्सन का ये पेनक्रियाज है और पेनक्रियाज की ये टेल है, ये कौन सी है, टेल है। इस टेल की बीटा सेल से क्या बनेगा, टेल की बीटा सेल से इंसुलिन का फॉर्मेशन होगा, और इंसुलिन है वो सफिशिएंट अमाउंट में बनेगा स्टूडेंट, सफिशिएंट इंसुलिन सीक्रेटेड ब्लड स्ट्रीम के अंदर, प्रॉपर रूप से सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन का यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब देखो ये ब्लड वेसल्स में सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है, और ब्लड वेसल्स में क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज ही प्रेजेंट है, ग्लूकोज ही प्रेजेंट है, बट इंक्रीज ग्लूकोज इन ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि मसल्स अनेबल टू यूज ग्लूकोज ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन के रेजिस्टेंस के कारण मसल्स ग्लूकोज का यूज नहीं कर पाती हैं, और मसल्स यूज नहीं कर पाएंगी तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और ये कंडीशन किस किस में देखने को मिलती है, ओबेसिटी इज द कार्डिनल रिस्क फैक्टर फॉर द टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। इसके अलावा इनहेरिटेंस, अदर फैक्टर लीडिंग टू द इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये इसके मोस्ट कॉमन कारण है। तो कार्डिनल का क्वेश्चन मैंने बता दिया आया हुआ है। इसके अलावा और भी मिल रहे हैं यहाँ पे कि इनहेरिटेंस है, इंसुलिन का रेजिस्टेंस है, फैमिली हिस्ट्री है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे 2 टाइप के डायबिटीज मेलाइटस पढ़े हैं स्टूडेंट। तो टाइप फर्स्ट और टाइप 2 से बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन बनने वाले हैं, और हमने सारे क्वेश्चंस को बेसिक तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये जो हमने अभी पढ़ा है टाइप फर्स्ट और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, हम डायबिटीज मेलाइटस के सेकंड पार्ट में, डायबिटीज मेलाइटस के सेकंड पार्ट में एक और टाइप लेके आ रहे हैं स्टूडेंट, और ये बहुत इंटरेस्टेड थर्ड टाइप है जो बहुत इंटरेस्टेड है, और हम इसको इतनी इजी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि आपके एक भी क्वेश्चन यहाँ पे गलत नहीं होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट लेके आ रहे हैं आपके सामने डायबिटीज मेलाइटस का, जो आपको बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।